अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल यानी 2025 में पहला सूरज ग्रहण मार्च 2025 में लग रहा है। तो जिसकी टाइमिंग आपको मैं वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूं। ये 29 मार्च 2025 को दोपहर 1:50 पर ये सूरज ग्रहण शुरू होगा और 3:47 पर ये मुकम्मल होगा। उसके बाद शाम 5:43 पर इसका ख़ात्मा हो जाएगा। तो सूरज ग्रहण जो है ये हमारी लाइफ में क्या इसके असरात पड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में चांद ग्रहण से मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आज मैं आपको सूरज ग्रहण से मुतल्लिक आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मार्च का जो महीना है ये इस लिहाज से बड़ा अहम है। इस महीने में 6 प्लैनेट का जो इज्तिमा पाइसेस राशि में हो रहा है, तो इसी राशि में जो साल का जो पहला सूरज ग्रहण है वो भी इसी राशि में लग रहा है। तो सूरज ग्रहण की जो अहमियत है वो आप बखूबी जानते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि सूरज ग्रहण हमेशा से लगते आए हैं, लगते रहेंगे। तो इनके असरात जो हैं, जो आलमी सतह पर भी इसके असरात महसूस किए जाते हैं और हर फर्द पर उसके कुछ ज़ाती असरात भी सूरज ग्रहण के पड़ते हैं। चांद ग्रहण चूँकि ज़्यादा ख़तरनाक होता है और सूरज ग्रहण जो है उससे कदरे कुछ कम नहूसत लेके आता है, लेकिन इसकी नहूसत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप दोस्तों को मैं आपकी राशि के मुताबिक बताऊंगा कि इसके बाद असरात कब शुरू होंगे और किस किस्म के असरात आपके ऊपर पड़ेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह इन जो एशियाई कंट्रीज़ हैं इनमें सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके असरात यकसां हर तरफ पड़ेंगे। तो जो पूरी दुनिया में महसूस होंगे, आलमी सियासत पर भी इसके असरात हो सकते हैं। हर मुल्क की कुंडली के मुताबिक उसके जो असरात उस मुल्क को अफेक्ट करेंगे। तो आप दोस्तों के लिए मैं 1 बाय 1 आपको बताता जाऊंगा कि ये किन कुंडलियों पे इसके बुरे असरात पड़ते हैं, किन पे इसके पॉजिटिव असरात हो सकते हैं और कौन सी कुंडलियाँ न्यूट्रल हो सकती हैं, यानी जो इन मनफी असरात से बच जाएंगी। पहले आप दोस्तों को ये बता दूं कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ी सी इस टाइम पे एहतियात की ज़रूरत है। जो धात से बनी हुई किसी भी नोकदार चीज़ से वो थोड़ा सा अवॉइड करें, उसको यूज़ ना करें, जैसे छुरी का इस्तेमाल, कैंची का इस्तेमाल। यानी जो कपड़े की सिलाई करने वाली फ़ीमेल्स हैं उनको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत अगर वो प्रेग्नेंट हैं। तो बाकी वो लोग जो रूहानी दुनिया से वाबस्ता हैं, जो अमलियात की दुनिया से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये ग्रहण या इस तरह के जितने भी ग्रहण होते हैं वो उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। अगर वो अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं, वो कोई योगा से रिलेटेड कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, या वो किसी वजीफ़ा या चिल्लाकशी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको 100% इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो जो अमल हजरात है वो भी इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो भी वजीफ़ा अमल किया जाए उसकी 100 गुना ताकत बढ़ जाती है। कुछ लोग इसको 1000 गुना भी कह देते हैं। बहरहाल इसकी जो असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसा साया होता है जो कुछ लोगों पे मेलिफिक तरीके से पड़ता है, कुछ लोगों को पॉजिटिव तरीके से भी पड़ता है। तो इसके असरात आपको अपनी अपनी कुंडलियों में ज़रूर महसूस हो सकते हैं, किसी को ज़्यादा और किसी को कम भी हो सकते हैं। और आप दोस्तों के लिए जिनकी कुंडली में बेशक इसके नेगेटिव असरात नहीं भी पड़ रहे, तो उनको भी एक मशवरा है कि ग्रहण के दिनों में कोई अहम प्रोजेक्ट ना शुरू करें। कोई कारोबार का सिलसिला अगर करना चाहते हैं तो उसमें उनको मुज़ाहमत देखना पड़ेगी, रुकावट देखना पड़ेगी, वो सिलसिला रुक सकता है। या कोई अहम प्रोजेक्ट किसी भी किस्म का, जैसे आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो सफ़र को अवॉइड कर लें, या अगर कोई शादी का सीन चल रहा है तो उसको थोड़ा सा डिले कर लें, क्योंकि ग्रहण के दिनों में की गई शादी जो है वो अक्सर नाकाम होती है। तो इसके अलावा और भी जो पॉजिटिव काम हो सकते हैं जिनको आप थोड़ा सा डिले कर लें, आने वाले टाइम पर रख लें, तो इस सूरत में आपका फ़ायदा है। आप इस नुकसान से बच सकते हैं जो सूरज ग्रहण की नेगेटिविटी इंसान पे पड़ती है। तो अब मैं आपको फ़र्दन या आपकी कुंडली के मुताबिक बताऊंगा। कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पे इसके ज़्यादा मनफी असरात हो सकते हैं और कुछ राशियां ऐसी हैं कि जिन पे थोड़े बहुत असरात आ सकते हैं, उनको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन पे इनके असरात के बजाय उनको फ़ायदा हो सकता है। और इस ग्रहण का जो असर है वो एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण तक इसका रहता है। तो जो इसके असरात है 15 दिन पहले से आपको महसूस होना शुरू हो जाते हैं और 15 दिन बाद तक इसकी शिद्दत रहती है। अगर आपके ऊपर इसके बाद असरात शुरू हो चुके हैं तो अगले ग्रहण तक ये आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। और दोस्तों वो राशियाँ, वो साइन जिनके ऊपर इसके पॉजिटिव असरात आएंगे
वो कौन कौन से हैं, तो उनमें से टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न जो राशियां हैं, यानी ये जो साइन हैं, इनके जो हामिल लोग हैं उनके ऊपर इसके पॉजिटिव असरात आएंगे। वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके ऊपर क्या क्या हालात पेश आ सकते हैं। और इसके अलावा एरीज, जेमिनी, विर्गो, लिब्रा, एक्यूरियस राशि जो है, इनके ऊपर जो है इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे, यानी इनको ज़्यादा नहूसत का सामना करना पड़ सकता है। और ल्यू, सैजिटेरियस और पाइसिस राशि जो है, इनके ऊपर इसके जो मैलिफिक असरात है वो थोड़े से कदरे कम पड़ेंगे, लेकिन उनको भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। ये वैसे न्यूट्रल साइन होते हैं जिनके ऊपर इन सूरज ग्रहण के बाद असरात नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको सदका खैरात ज़रूर करना चाहिए। तो लास्ट में आपको रेमेडी भी बताऊंगा, उस पर आप अगर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई बुरे असरात तंग नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वो साइन जिनके ऊपर इसके पॉजिटिव असरात आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न राशियों पे इसके पॉजिटिव असरात आएंगे। तो जो टॉरस राशि है, तो क्योंकि इसके 11th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पे टॉरस राशि वालों को ये फ़ायदा होगा कि उनकी माली हालात बेहतर हो जाएंगे, उनको नए मौके मिलेंगे और उनका सोशल सर्कल जो है वो बढ़ सकता है, उनके कम्युनिकेशन अच्छे हो सकते हैं, उनके रिलेटिव में ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और अपने जो छोटे मोटे आपको जो सफ़र करते हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो माली ट्रांजैक्शन है वो बेहतर हो सकती है। कुछ दोस्त अहबाब आपकी माली सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी से आपका रिलेशन कायम हो सकता है, किसी पुराने दोस्त से ताल्लुक़ कायम हो सकता है। तो ये जो टॉरस राशि वालों के लिए ये एक पॉजिटिव साइन होगा, यानी यहाँ पे ग्रहण का लगना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अगर हम कैंसर राशि की बात करें तो उनके 9th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। तो ये 9th हाउस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रूहानियत से मंसूब है, ये एक लॉन्ग ट्रैवल को भी दिखाता है। हायर एजुकेशन से जो वाबस्ता स्टूडेंट हैं उनको भी ये दिखाता है। तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो मसाइल पहले से चले आ रहे हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा। रूहानियत से वाबस्ता लोग, उनको रूहानी तरक्की नसीब होगी। उनके लिए मशवरा है कि वो मेडिटेशन करें, अपनी यकसुई बढ़ाएं, अपने अंदर खुद एतमादी बढ़ाएं, तो उनके कुछ नफ्सियाती मसाइल का भी ख़ात्मा इस टाइम पे हो जाएगा। तो तालीमी और रूहानी मैदान में ये कैंसर राशि वाले लोग तरक्की करेंगे। स्कॉर्पियो साइन के हिसाब से अगर हम देखें तो उनके 5th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। तो स्कॉर्पियो वाले लोगों को अफेयर्स में कामयाबी मिल सकती है, उनको अपने हॉबी को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और इसके अलावा इंटरनेट में उनकी मसरूफियात बढ़ सकती हैं, सोशल मीडिया में उनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा, इनकम में इजाफा हो सकता है, उनकी अकल में इजाफा होगा, उनकी इंटेलिजेंस पावर में इजाफा होगा और स्कॉर्पियो राशि वालों के जो बच्चे हैं उनके मसाइल का खात्मा होगा। अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो क्योंकि उनके 3rd हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, तो उनके कम्युनिकेशन अच्छे हो जाएंगे, बहनों भाइयों से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। अगर वो छोटे मोटे नकलो हरकत करना चाह रहे हैं अंदरूनी शहर, तो उसमें उनका फ़ायदा होगा। जो भागदौड़ करेंगे अपने बिज़नेस को लेके, कारोबार को लेके, उसमें फ़ायदा हो सकता है। उनके जो किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट करना, वैसे एग्रीमेंट का मैं मशवरा तो नहीं देता, लेकिन यह है कि कम्युनिकेशन अच्छे हो सकते हैं, किसी से ताल्लुकात अच्छे बना सकते हैं, या जो मतलब आपके जो रिलेटिव में कुछ नाराज़ हैं उनके साथ ताल्लुक़ कायम दोबारा बहाल हो सकता है, या आपके हमसायों से आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। तो ये आपकी मोराल को बेहतर करता है ये हाउस। यहाँ पे आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा होगी, आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी आएगी और आपका सोशल जो हल्का है वो बेहतर हो जाएगा। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने की सलाहियत हासिल कर सकेंगे। उसके बाद वो साइन जिनके ऊपर इसके मैलिफिक असरात आएंगे, यानी बुरे असरात आएंगे, तो उनमें एक है एरीज़। एरीज़ को अगर हम देखें तो उनके 12th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। तो 12th हाउस का मतलब क्या है कि ये आपकी बीमारी का हाउस होता है, ये आपके जो हेल्थ के इशू बन सकते हैं, आपका जो पैसे का लॉस भी हो सकता है, यानी आपको बीमारी की सूरत में ख़र्चा करना पड़ सकता है। और इसके अलावा खुफिया दुश्मनों से भी आपको महतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो 12th हाउस होता है ये आपके वो दुश्मन होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन आपकी चुगलियाँ करते हैं, साजिशें करते हैं या आपके ख़िलाफ़ प्लान बनाते हैं। तो उनसे थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत है। फिर ये है कि 12th हाउस जो है ये एब्रॉड को भी दिखाता है। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको बआसानी उसमें फ़ायदा होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप कोई अप्लाई पहले से आपने कोई इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है तो उसका आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर हम जेमिनी राशि की बात करें तो दूसरे नंबर पे ये वो साइन है जिसके ऊपर इसके नेगेटिव असरात आ सकते हैं। तो उनके लिए
क्योंकि ये जो उनकी कुंडली में ये 10th हाउस में लग रहा है, तो 10th हाउस वो करियर का हाउस होता है, तो ये इनको अपने करियर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो उन्होंने काम को स्टार्ट किया अपने तरक्की के लिए, तो उसमें कोई रुकावट पैदा हो सकती है। और इसके अलावा उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस वगैरह आ सकते हैं, तो जिनका आपको थोड़ा सा हिम्मत से मुकाबला करने की ज़रूरत हो सकती है। और आला हुकाम से इख्तलाफी राय हो सकता है। अगर आप जॉब पेशा हैं तो आपको अपने बॉस की तनकीद का निशाना बनना पड़ सकता है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मसाइल खड़े कर सकता है जो करियर को लेके। विर्गो राशि की अगर हम बात करें तो ये भी वो साइन है जिसके ऊपर इसके मैलेफिक असरात आएंगे। तो सूरज ग्रहण का जो असर है ये विर्गो राशि के हिसाब से 7th हाउस में पड़ रहा है, तो 7th हाउस में ग्रहण का लगना उनके जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप किसी से पार्टनरशिप कर चुके हैं तो उसमें कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो शराकतदारी आपके लिए नुकसानदेह, स्पेशली जो लोग कारोबार किसी से मिलके कर रहे हैं तो बदगुमानी पैदा हो सकती है। तो इस लिहाज से भी आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप कारोबारी पर्सन है तो डेली जो पब्लिक डीलिंग होती है उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत है। किसी से झगड़ा भी हो सकता है, या आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, आप हाइपर हो सकते हैं, और कारोबारी मामलात में थोड़ा सा आपको लॉस देखना पड़ सकता है। तो ये आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मसाइल खड़े करने वाला टाइम हो सकता है। और 7th हाउस जो है ये आपको छोटे छोटी नकलो हरकत होती है जो आपके अपने ही एरिए के नज़दीक तरीन होती है, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको एहतियात करना चाहिए। रोड एक्सीडेंट का ख़तरा बन सकता है, या किसी से झगड़ा बन सकता है, जो क्योंकि 7th हाउस वो हाउस होता है जो आपके सामने बंदा बैठा है, जो आपसे मुखातब है, उसके साथ कम्युनिकेशन आपका ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत हो सकती है। अगर लिब्रा राशि के हिसाब से बात करें तो लिब्रा साइन भी वो साइन है जिसके ऊपर इस ग्रहण के नेगेटिव असरात पड़ेंगे। तो क्योंकि ये 6th हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो 6th हाउस का मतलब कि ये इनको हेल्थ के इशू बन सकते हैं। ये जो स्ट्रगल होती है उसमें थोड़ा सा रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो 6th हाउस में ग्रहण का लगना सिर्फ इस मामले में आपको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे आपके मुखालफों का खात्मा हो सकता है, लेकिन आपकी जो काम करने की सलाहियत है उसमें कमी आ सकती है। आपके जो अंडर लोग काम करते हैं, आपके मुलाजिम अगर हो सकते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। उनके साथ आपके ताल्लुकात गड़बड़ हो सकते हैं, या वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, कोई परेशान कर सकते हैं। तो इस किस्म का माहौल आपको देखना पड़ सकता है। एक्यूरेस राशि की अगर बात करें तो इस पर भी नेगेटिव असरात पड़ेंगे। तो इनके 2nd हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, तो 2nd हाउस का मतलब है कि ये फैमिली मैटर्स जो है वो खड़े हो सकते हैं। आपके माली नुकसानात आप हो सकते हैं, सेविंग में कमी आ सकती है, आपके चेहरे पे कोई मसला बन सकता है, कोई ज़ख़म हो सकता है, चोट लग सकती है, तो इसमें भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। फैमिली को लेकर स्पेशली आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। किसी फैमिली मेम्बर का बीमार होना, उसकी वजह से आपको परेशानी लाहक हो सकती है, या किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है कोई फैमिली मेम्बर को लेके। और अपनी सेविंग को थोड़ा सा एहतियात करें, तो जो आप पैसा किसी को इस टाइम पे देंगे वो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि 2nd हाउस में ग्रहण का लगना आपके पैसे का नुकसान है। उसके बाद हम उन साइन की बात करेंगे जिनके ऊपर इस ग्रहण के न्यूट्रल असरात पड़ेंगे, यानी उनके ऊपर मामूली सी नहूसत आ भी सकती है, फिर भी उनको एहतियात का मशवरा है। तो उनमें जो पहले नंबर पे वो लियो राशि आती है। तो लियो राशि में क्योंकि 8वें हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, तो उनको भी थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली प्रॉपर्टी के मामले में। अगर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मसला खड़ा हो सकता है। अदालती मामलात में अगर आपका विरासती कोई मसला चल रहा है तो वो केस आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है, तो इस मामले में थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। आपकी रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं तो रिसर्च में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कुछ सोच विचार करते हैं, किसी मसले का कोई हल ढूंढते हैं, तो 8th हाउस में ग्रहण का लगना आपके दिमाग की जो सलाहियत है उसमें थोड़ा सा तेज़ी आ सकती है। आप किसी पेचीदा कोई मसले को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। 8th हाउस में ग्रहण का लगना आपको अपनी जो घरेलू मामलात हैं उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। घर में कोई नाखुशगवार वाक़या भी हो सकता है, क्योंकि ये 2nd हाउस से 7वां अपोजिट बनता है, तो आपकी सेविंग भी ख़राब हो सकती है, आपका पैसे का लॉस भी हो सकता है, और आपकी जो घरेलू ज़िंदगी, आपके फैमिली के जो मसाइल हैं वो भी खड़े हो सकते हैं। तो 8th हाउस में ये जो ग्रहण का लगना ये लियो राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशान कुन साबित हो सकता है। सैजिटेरियस की अगर हम बात करें तो ये भी वो साइन है जिसके ऊपर थोड़ा सा मामूली सा असर हो सकता है नेगेटिव,
और लेकिन ये वो राशि है जो न्यूट्रल हो सकती है, जिस पे ग्रहण के जो बाद असरात है वो बहुत कम पड़ेंगे। तो दूसरे नंबर पे ये राशि है। तो इसमें क्योंकि 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो 4th हाउस आपका जहनी सुकून होता है, आपकी जो वालदा से भी मंसूब है, तो वालदा की हेल्थ के इशू हो सकते हैं और जहनी सुकून में कमी आ सकती है, कोई डिप्रेशन पैदा हो सकता है, आपकी घरेलू लाइफ में कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पैदा हो सकते हैं। तो अगर आप पालतू जानवर आपके रखे हुए हैं तो वो जानवरों का कोई लॉस हो सकता है, बीमारी की सूरत में किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। और 4th हाउस आपकी गाड़ी से भी मंसूब होता है, तो गाड़ी ख़राब हो सकती है। बेहतर है कि आप सफ़र को भी अवॉइड ही करें, क्योंकि गाड़ी यूज़ होगी तो गाड़ी का नुकसान हो सकता है। आप दोस्तों को सफ़र से मुतल्लिक मेरा मशवरा है कि उस दिन आप सफ़र को अवॉइड ही करें, क्योंकि 4th हाउस इस पे इन्वॉल्व है, जो एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ा सकता है। अगर पाइसेस राशि की बात करें तो पाइसेस में ये जो 1st हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो इस पर भी थोड़ा सा मेल्फिक मामूली सा असर होगा, लेकिन ये न्यूट्रल राशि में गिनी जाती है, तो यहाँ पे भी मामूली सा नुकसान हो सकता है। तो स्पेशली ये जो इसके बदअसरात हो सकते हैं मामूली से, वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हैं। आपको अपनी शख्सियत पे थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, आपके अंदर ख़ुद एतमादी में कमी आ सकती है, या अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी की कमी हो सकती है, वो जोश और जज्बा नहीं पैदा होगा, इसलिए वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। तो अपने जो अहम प्रोजेक्ट हैं उनको थोड़ा सा डिले कर लें, तो इस टाइम पे कोई भी अहम काम ना करें तो अच्छा है। तो आपकी जो अंदरूनी कमज़ोरियां हैं वो लोगों के नज़र में आ सकती हैं, क्योंकि जो 1st हाउस इन्वॉल्व हो जाता है, तो 1st हाउस आपकी पर्सनैलिटी ही होती है। तो जो भी आप काम करना चाहेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। तो आप दोस्तों को भी मशवरा है कि ये इसमें मेडिटेशन करें, किसी रूहानी अमल में मशगूल हों, सदका खैरात करें, ताकि आप इसकी नहूसत से बचें। अब आप दोस्तों को जो मैं रेमेडी बताने लगा हूँ, आप तमाम दोस्त उस पर अमल करें, चाहे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी ज़ाहिर हो या ना हो, क्योंकि इसके जो बदअसरात है आलमी तौर पे दुनिया में एक नेगेटिव एनर्जी का राज हो चुका होता है। तो किसी भी ज़रिए से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खुदा न खास्ता आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर पे इसका जो सेंसिटिव डिग्री पे अगर ग्रहण लग रहा है, तो उनको अफेक्ट तो होगा। आप चूँकि उस फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप भी उसमें थोड़ा सा मुतासर हो सकते हैं। बेशक आपकी जो ज़ाती कुंडली पे इसकी नहूसत नहीं हो रही, लेकिन आपके जो मुतल्लिका लोग हैं, आपके ताल्लुक़ वाले दोस्त अहबाब हैं, या आपके बीवी बच्चे हो सकते हैं, अगर उनके ऊपर वो नेगेटिव असरात आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट मुतासर हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पाइसेस राशि में 14 डिग्री पे ये सूरज ग्रहण लग रहा है, तो जिन दोस्तों की कुंडलियों में मून के 14 डिग्री हों या सन के 14 डिग्री हों, या अगर 14 डिग्री से 5 डिग्रियाँ पीछे या 5 डिग्री या आगे भी हों, तो उन कुंडलियों पे इसके जो असरात है वो पैदा हो सकते हैं। और जिन कुंडलियों को मैंने बताया कि मेलेफिक असरात यानी बुरे असरात पड़ेंगे, उनको उनका ज़्यादा नुकसान होगा। और जिन कुंडलियों के डिग्रियाँ नहीं मिल रही, तो वो इससे महफूज रहेंगे, चाहे इसमें इन्वॉल्व हो ही क्यों ना रही हूँ। तो जिन कुंडलियों में इसके पॉजिटिव असरात आएंगे, उनका भी यही फार्मूला है कि उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो अगर तो उनकी भी सन और मून की डिग्रियाँ ग्रहण से मैच कर रही हैं, यानी 5 डिग्री आगे पीछे में हो, तो फिर भी उनको उसका जो रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर नहीं डिग्रियाँ मिल रही, तो इसका जो नुकसान या फ़ायदा है वो आपको नहीं इसका मिल सकता। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको जो इसकी जो रेमेडी बताता हूँ, जैसे मैंने आपको चांद ग्रहण की वीडियो में भी बताया था कि इसमें नमाज खसूफ पढ़ना चाहिए। सूरज ग्रहण की नियत करके 2 नफल नमाज नियत करें, और उसमें जो सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह पढ़ने के बाद कोई सी 5 सूरतें पढ़ें जो आपको ज़ुबानी याद हों। अगर 5 सूरतें नहीं आती तो कोई 1 सूरत या 2 सूरतें दोहरा भी सकते हैं, उनको 5 बार पढ़ लें। तो इसी तरह हर दूसरी रकात में भी यही पढ़ें। तो अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर के अहल खाना के लिए दुआ करें, उनकी नहूसत ज़ायल करने के लिए दुआ करें। तो आप इसकी नहूसत से इंशाल्लाह ज़रूर बच जाएंगे। दूसरा, आपको सदका भी मैं बताता हूँ कि सूरज ग्रहण का जो सदका है वो ये है कि आप चावल और बाजरा थोड़ा सा लेके, हस्बे तौफीक जितनी आप में हिम्मत हो, तो उसको लेके अपने सर से वार के ये परिंदों को डाल दें, क्योंकि ये जो दिन का टाइम होगा तो परिंदे भी आ सकते हैं। बेशक रात का भी टाइम होता तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन इस टाइम के अंदर अंदर आपने ये जो सूरज का मैंने ग्रहण का टाइम बताया है,
इस टाइम में इस सदक़े को आप बाहर कहीं पे दरख्त के नीचे रख दें या घर की छत पे डाल दें और उसके बाद अपना मुंह हाथ धो के किसी से बात करें, तो इंशाल्लाह आपको इस सदक़े की ज़रिए से भी आप नहुसत से बच सकेंगे। तो आने वाले जो ग्रहण तक बदअसरात हैं उससे आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। तो उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स भी करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको ज़रूर इसमें शामिल करें। तो जो दोस्त नए हैं तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी हौसला अफजाई होगी। तो दोबारा किसी अच्छे से टॉपिक पे नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।